दोस्तों, अभिज्ञान ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मांगीलाल चौधरी। साइंस के जो राजस्थान पुलिस में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस एग्ज़ाम के, उनकी व्याख्या करता हूं और इसी से रिलेटेड और कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बताने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन बालकों, राजस्थान पुलिस में सबसे ईजी क्वेश्चन आते हैं साइंस के। एक बार टीचर से पढ़ लिया, सारे क्वेश्चन सॉल्व आराम से हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, फूलदार पौधे जो अपन खाते हैं, आम, पपीता, अमरूद, जो बीज को सुरक्षित रखने हेतु फल विकसित करते हैं। मतलब पौधे मेनली दो प्रकार के होते हैं बालकों। वे पौधे जिनके तने पर डायरेक्ट बीज लगते हैं, मतलब बीज जो है वो फल में सुरक्षित नहीं होते। बोलो, बीज किस में सुरक्षित नहीं होते भाई? फल में। अगर बीज के बाहर कोई आवरण नहीं होता, ऐसे अनावरण वाले को अनावर्त बीजी पौधे कहते हैं। अनावर्त बीजी पौधे मतलब बीज के बाहर कोई आवरण नहीं है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब नग्न, स्पर्म का मतलब बीज। ऐसे बीज जो नग्न होते हैं उनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। लेकिन वे पौधे जिनमें बीज फल में सुरक्षित होते हैं उनको आवर्त बीजी बोलते हैं। आवर्त मतलब आवरण, आवर्त बीजी पौधे। अनावर्त बीजी पौधे आप बाल को जानते नहीं हो, इफेड्रा, साइकस, पाइनस, ये होते हैं। लेकिन आवर्त बीजी पौधे गेहूँ, टमाटर, बैंगन, सभी प्रकार के आम, पपीता, अमरूद, सभी आवर्त बीजी पौधे होते हैं। तो इनको इंग्लिश में बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। तो ये सवाल था, फूलदार पौधे जो बीज को सुरक्षित रखने हैं तो फल विकसित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो गया एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बालकों, ये कोई होते ही नहीं है वर्ड, ये दो ही होते हैं पौधों के प्रकार। जो कृत्रिम रेशम होते हैं, रेशम बाल को दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक जो रेशम होते हैं उनमें पाया जाता है प्रोटीन, सेरिसिन, फाइब्रोइन, वो प्रोटीन होते हैं, वो रेशम कीट से प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ बात प्राकृतिक की नहीं की गई, कृत्रिम रेशम की बात की गई। तो कृत्रिम रेशम बनाने में निम्न में से किस कृत्रिम रेशे का उपयोग किया जाता है? अब बालकों, कृत्रिम रेशम बनाने में ये ऑर्लोन, पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड और एक्रिलिक, ये ऑलरेडी कृत्रिम रेशे खुद है। इनका उपयोग कृत्रिम रेशम बनाने में नहीं करते। इसका सही आंसर रेयॉन है। रेयॉन जो कि सेलुलोज से निर्मित होता है, इस सेलुलोज से निर्मित रेयॉन का उपयोग कृत्रिम रेशम बनाने में किया जाता है। तो ये डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बालकों। ये किसी तत्व की परमाणु क्रमांक संख्या किससे संदर्भित की जाती है? तो अपन ये जब पढ़ेंगे तब आपको पता होगा। तत्व एलिमेंट जैसे कार्बन है तो उसके नीचे दो संख्या होती है, एक 6 और एक ऊपर 12। तो एक नीचे वाली संख्या होती है, एक ऊपर वाली संख्या होती है। ऊपर वाली संख्या को द्रव्यमान संख्या बोलते हैं और नीचे वाले को परमाणु क्रमांक संख्या बोलते हैं। शॉर्ट में परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। कोई भी बाल को परमाणु होता है, परमाणु में आप जानते हो, जब पढ़ते हो तब पता रहता है, परमाणु का जो नाभिक होता है, इस नाभिक में दो तरह के कण होते हैं। इस नाभिक में दो तरह के कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। या तो प्रोटॉन होंगे या न्यूट्रॉन होंगे। तो किसी भी परमाणु के जो नाभिक है, उस नाभिक में कुल प्रोटॉन कितने हैं, कुल प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक संख्या कहलाती है। तो इसमें सवाल है, किसी तत्व की परमाणु क्रमांक संख्या किससे रिप्रेजेंट की जाती है, प्रदर्शित की जाती है? तो आंसर है प्रोटॉन की संख्या। इसका ये सही आंसर, प्रोटॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन बालकों, किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? सिंपल परिभाषा दी। जब भी प्रति ग्राम, 1 ग्राम, 1 किलोग्राम, जब भी प्रति ग्राम की बात करें और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने की बात करें तो इसका आंसर बाल को ये ऊष्मा के आगे शब्द आएगा विशिष्ट, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट होती क्या है? किसी भी पदार्थ का अगर 1 ग्राम का अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो अपन नीचे से ऊष्मा देते हैं उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा जल की होती है। वैसे तो हाइड्रोजन की होती है सभी पदार्थों में, लेकिन लिक्विड पदार्थ में सबसे ज़्यादा जल की होती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? जल की।
मतलब जल का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने में नीचे से सबसे ज़्यादा हीट लेता है ये, इसीलिए वाहनों के कूलेंट के रूप में जल का प्रयोग करते हैं। सवाल आता है वाहनों में कूलेंट के रूप में, शीतलक के रूप में जल का प्रयोग करते हैं, इसका क्या कारण है? इसकी ऊष्माधारिता ज़्यादा होती है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, या इसकी गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। तो बालकों, जल का उपयोग शीतलक के रूप में करते हैं, वाहनों के रेडिएटर में भरते हैं कूलेंट के रूप में। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है सर्वाधिक। जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है बालकों? सर्वाधिक, इसीलिए जल का प्रयोग करते हैं। तो ये एक डेफिनेशन है इस विशिष्ट ऊष्मा की। जब भी कोई भी 1 ग्राम पदार्थ हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे पानी हो, चाहे पारा हो, चाहे रेत हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे स्टील हो, 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो विशिष्ट जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं बालकों। पानी के लिए इसका मान, जल के लिए इसका वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ऊष्मा जो धारिता जो ये शब्द होता है ये पूरे पदार्थ की होती है। जैसे 10 किलो पानी है तो 10 किलो पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यक मात्रा होती है उसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं, ऊष्मीय धारिता। तो इसका सही आंसर ये हो गया बालकों, विशिष्ट ऊष्मा, चौथे क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा ये पुलिस के हिसाब से ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था, हर कोई इतना डिटेल पढ़ता नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल किताब से ही आता है। अगर पूरा पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बालकों, कपास, कॉटन, कपास में से किस प्राकृतिक बहुलक, कपास में मतलब कौन सा प्राकृतिक बहुलक पाया जाता है? एक्चुअल में ये है, पाया जाता है। तो जो कपास होता है उसमें जो बहुलक होता है वो सेलुलोज होता है। सेलुलोज इस संसार में सबसे ज़्यादा पदार्थ है। प्रकृति में सर्वाधिक जो कार्बनिक पदार्थ है वो सेलुलोज होता है। सेलुलोज जो है ग्लूकोज का बहुलक होता है बालकों। जब मैं पढ़ूंगा तब आपको बताऊंगा बहुलक क्या होता है। पॉलीमर, एक ही प्रकार की यूनिट आपस में जुड़कर बड़ी चीज़ बनती है, उसको बहुलक बोलते हैं। सपोज रेल के, ट्रेन के डिब्बे होते हैं, बहुत सारे डिब्बे जब जुड़ते हैं तो ट्रेन बनती है, तो ट्रेन एक बहुलक है। अपन जो मोतियों की माला पहनते हैं, माला एक बहुलक है, और माले का जो मोती है वो एकलक होता है। ठीक उसी तरह ये बहुलक है सेलुलोज। ये किस पदार्थ का बहुलक है? बहुत सारे ग्लूकोज अणु ये जुड़ते हैं, ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज अणु जुड़ते हैं बच्चों, तो बनता है सेलुलोज। ये पेड़ पौधे संसार के सभी पौधों में कोशिका के बाहर जो कोशिका भित्ति होती है, प्राइमरी सेल वॉल, उसमें सबसे ज़्यादा पदार्थ ये सेलुलोज होता है। सेलुलोज जो है प्रकृति में सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ है, पूछा जाता है। पेड़ पौधों को वैज्ञानिक जो लोग बाग है पेड़ को कट करके लुगदी बनाते हैं, जैसे बांस से, और लुगदी से बनाता है कागज़। तो आप जिस कागज़ पे लिखते हो वो इसी सेलुलोज का बना होता है। इसी कागज़ से बनाते हैं अखबार, और इसी अखबार में लिखता है पेड़ बचाओ। मनुष्य कितना खतरनाक प्राणी बालकों, देखो सोचने की बात। पेड़ को कट करके लुगदी बनाता है, लुगदी से कागज़ बना के, कागज़ से अखबार बना के, अखबार में लिखता है पेड़ बचाओ। कैसे बचाएंगे? मूर्ख लोग हैं। तो कपास में हमेशा ध्यान रखना, लकड़ी होती है, कपास होता है, ये अपने कॉटन के जो कपड़े हैं ये सेलुलोज के बने होते हैं। किस पदार्थ के बने होते हैं भाई? सेलुलोज के। सही आंसर सेलुलोज। ये जो स्टार्च होता है ये भी ग्लूकोज का बहुलक होता है। पेड़ पौधे अपना भोजन संचय करते हैं, तो पेड़ अपना भोजन संचित करते हैं, पौधे अपना भोजन संचय करते हैं स्टार्च के रूप में। ये भी कई बार पूछा गया है। अपना जो लार होती है वो स्टार्च को ही पचाती है। आलू में स्टार्च होता है, गेहूँ, मक्का, बाजरा। जंतुओं में जो भोजन संचित रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है बालकों। ये भी ग्लूकोज का बहुलक है। जंतुओं में भोजन का संचय किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजन। प्रोटीन भी जैव अणु होता है, हमारे शरीर का निर्माण प्रोटीन से होता है। ये अपन जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो इसका ये सही आंसर था, ये सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन बालकों, अभी जो बताया था किसी तत्व की, अब की बार परमाणु क्रमांक संख्या नहीं देकर क्या दिया? द्रव्यमान संख्या। तो मैंने आपको अभी बताया कि परमाणु के अंदर जो है वो नाभिक पाया जाता है, और नाभिक में 2 तरह के कण होते हैं। 2 तरह के कण होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन।
किसी भी तत्व में सपोज ये X परमाणु है तो इसमें X में प्रोटॉन कितने हैं वो संख्या लिखी जाती है नीचे। सपोज इसमें 7 प्रोटॉन है तो 7 नीचे लिखेंगे, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं 12 तो 12 ऊपर लिखेंगे। तो ये ऊपर वाली जो द्रव्यमान संख्या होती है, तो परमाणु क्रमांक संख्या तो केवल प्रोटॉन की संख्या होती है, जबकि जो द्रव्यमान संख्या होती है किसी भी तत्व की वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ध्यान रखना, नीचे वाली केवल प्रोटॉन होती है, ऊपर वाली होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो सही आंसर है प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या। ये इलेक्ट्रॉन मत करना बाल को, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये सिंपल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन बाल को, निम्नलिखित में से किस गैस में सड़े अंडे जैसी गंध आती है। ये तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है भाई, किसकी बादाम जैसी गंध होती है, लहसुन जैसी गंध होती है, फॉस्फोरस की लहसुन जैसी गंध होती है। तो इसका सड़े अंडे जैसी गंध प्रयोगशाला में एक गैस की होती है, वो है H2S। इनकी कोई गंध नहीं होती बाल को, CO2, NO2, SO2, ये भूरे रंग की होती है। इसका H2S का नाम है, H का मतलब बाल को हाइड्रोजन, S का मतलब सल्फर, तो हाइड्रोजन सल्फाइड ये इसका नाम है, पूरा नाम। मैंने एग्जाम में केवल सूत्र पूछा था। ये है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये तीनों नहीं है, इसका सही आंसर H2S। ये पुलिस में पूछा था, सड़े अंडे जैसी गंध कौन सी है। अगर सूत्र नहीं आकर ऐसा नाम आ जाए तो ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन सल्फाइड। वातावरण में भूरे रंग की NO2 गैस होती है। SO2 और NO2 से ऊपर गैस जाके जल वाष्प से क्रिया करके अम्लीय वर्षा करती है। तो अम्लीय वर्षा की ये दो गैसें हैं, SO2 और NO2। ये पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा ये है, दोनों ही है, अम्लीय वर्षा करती है, अम्ल की वर्षा। और अभी जो वातावरण गर्म हो रहा है, वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो धरती से जाने वाली रेडिएशन को पुनः परावर्तित करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग में अभी वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख गैस बाल को ध्यान रखनी, CO2। कौन सी है बाल को, CO2 प्रमुख ग्लोबल वार्मिंग की मुख्य ग्रीन हाउस गैस, कई बार पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैस पूछे तो CO2। इस जो सवाल का जवाब है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड। और मैं ये भी ऑप्शन के ये कब आंसर होते हैं वो बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बाल को, मछली से प्राप्त कोड लिवर ऑयल, मछली में जो मछली के लीवर से जो तेल निकलता है उसमें 3 विटामिन होते हैं, A, D, E। तो पूछा कि किस विटामिन की रिचेस्ट सोर्स, सबसे ज़्यादा समृद्ध, मतलब उस तेल में, मछली का जो तेल होता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन होता है। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा बाल को हमेशा ध्यान रखना, D। कोड लिवर ऑयल में सबसे ज़्यादा विटामिन D होता है। तो इसका आंसर ये हो गया, विटामिन D। बाकी के विटामिन्स के केमिकल नेम क्या है, कौन से रोग होते हैं, वो मैं आपको विटामिन्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी ये क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन क्लास है, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विकोष्ठीय हृदय वाला है। बच्चों, जैसे जैसे धरती पर लाखों जीव बने तो सबसे पहले मछलियों में हृदय बना था, और मछलियों में हार्ट के अंदर 2 कक्ष थे, एक आलिंद और एक निलय, ऑरिकल और वेंट्रिकल बोलते हैं इंग्लिश में। तो मछलियों में 2 कक्ष बने। फिर मछली से ज़्यादा विकसित मेंढक है, तो मेंढक में बाल को कक्ष हृदय में 3 हो गए। जैसे जैसे जटिलता बढ़ती गई, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ, उद्विकास, कार्बनिक उद्विकास, नए नए वेल सोफिस्टिकेटेड जीव बने, तो मेंढक में कक्ष हो गए 3, ऊपर 2 नीचे 1। फिर सांप में 3.5 कक्ष हो गए, नीचे वाले का डिवीजन शुरू हो गया। और जो पक्षी और सभी स्तनधारी है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, लोमड़ी, ये क्लास में लिखाया हुआ है, सभी में कितने कक्ष होते हैं, 4, 2 आलिंद 2 निलय। तो मनुष्य में 4 कक्षीय हृदय होता है, मेंढक में 3 कक्षीय हृदय होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा, द्विकोष्ठीय हृदय, मतलब जिसमें 2 कक्ष होते हैं, द्विकक्षीय भी कह सकते हैं इसे, द्विकक्षीय, ये भी शब्द हो सकता है। इसका आंसर बाल को मछली जाएगा, फिश। तो नेक्स्ट ये भी ध्यान रखें, गाय भैंस में हमेशा 4 कक्ष होते हैं, मनुष्य में 4 कक्ष होते हैं, मेंढक का पूछे तो 3 ध्यान रखना। ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन कॉपी में से आते हैं बाल को। जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें से लगभग 99% क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से
कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? सबसे पहले बच्चों, ग्रंथि किसे कहते हैं? हमारे शरीर में कोशिकाओं का ऐसा समूह, ये कॉपी में लिखा हुआ है, सब ग्रंथियाँ पढ़ाई गई है, ऐसा कोशिकाओं का समूह जो तरल पदार्थ निकाले। तरल पदार्थ में बालकों आंसू भी हो सकते हैं, पसीना भी हो सकता है, दूध भी हो सकता है, लार भी हो सकता है, लार भी हो सकता है। कोई भी तरल पदार्थ जो बाहर निकालती है, कोशिकाओं का ऐसा समूह ग्रंथि कहलाता है। अब जो ग्रंथियां होती है वो दो प्रकार की होती है। यदि किसी ग्रंथि से रस नलिका द्वारा बाहर निकलता है, जैसे अपन रोते हैं तो आंसू आते हैं, तो अपनी जो आंख है बाल को इधर है और नाक ये यहाँ है, अश्रु ग्रंथि यहाँ पाई जाती है, लेकिन यहाँ नलिका होती है और ये श्याम आंसू ऐसे बाहर आते हैं, रोते तब घर जाके रो के देखना आंसू इधर से आएंगे, लेकिन ग्रंथि बाल को यहाँ होती है। तो वे ग्रंथियाँ अपने त्वचा है, त्वचा में गहराई में पाई जाती है, पसीना बनाने वाली ग्रंथियाँ, गर्मियों में पसीना बाहर आता है नलिका द्वारा। तो वे ग्रंथियाँ जिसमें रस जो है वो नलिका द्वारा बाहर आता है, नलिका द्वारा बाहर आता है, उसको तो बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बाल को? बहिस्रावी। और जो रस को सीधा अंदर ही डाल देती है, ग्रंथि के अंदर ही सीधा रक्त में डाल दिया जाता है, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, ये सब मैंने ग्रंथियाँ क्लास में पढ़ाई, डिटेल चित्र बना के, उनको अंतःस्रावी बोलते हैं, इंग्लिश में एंडोक्राइन। तो बस सिंपल सा पूछा था कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी है, तो लार ग्रंथि तो बहिस्रावी है, यकृत भी बहिस्रावी है, लैक्राइमल जो आंसू ग्रंथि होती है उसको लैक्राइमल ग्रंथि बोलते हैं। ये भी पूछते हैं लैक्राइमल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो ये आँख में पाई जाती है, इसी को टीयर ग्लैंड बोलते हैं। टीयर ग्लैंड मतलब अश्रु ग्रंथि, आंसू बनाने वाली अश्रु ग्रंथि, लैक्रिमल ग्रंथि। तो ये तीनों बहिस्रावी हो गई। तो पीयूष जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं अंग्रेजी में, मस्तिष्क के नीचे होती है, मटर के दाने जैसी होती है, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ये है अंतःस्रावी ग्रंथि। पीयूष के जैसी जैसी थायराइड, एड्रिनल और भी होती है, जो अपन पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बालकों, 12 नंबर, किसी वस्तु में स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? इस ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा कांस्टेंट है बालकों, ऊर्जा कभी दिखती नहीं है, लेकिन आंखें फाड़ के देखोगे तो नहीं दिखेगी, ऊर्जा कभी नहीं दिखती। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या खर्च हो रही है? ऊर्जा। ये ऊर्जा मेरे में कहाँ से आई? मैंने भोजन किया, भोजन में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है ग्लूकोज के रूप में। भोजन में ऊर्जा कहाँ से आती है? सूर्य भगवान से। सूर्य में ऊर्जा कहाँ से आती है? पूरा आरएस का डिटेल पढ़ोगे तब बताऊंगा, बाइंडिंग एनर्जी, मास में भी एनर्जी होती है बालकों, लेकिन ये पुलिस के लेवल का नहीं है। सूर्य में ऊर्जा कहाँ से आती है? ऊर्जा के कई रूप होते हैं, कोई गति कर रहा था गतिज ऊर्जा, चुंबक में चुंबकीय ऊर्जा, किसी को ऊष्मा देते तो वो हीट एनर्जी होती है। अभी मैं पढ़ा रहा था ये मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक दो का जोड़ होता है, स्थितिज और गतिज ऊर्जा का। किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा होगी, स्थिति के कारण, कोई मैं ऐसे हो गया तो मेरे में कौन सी ऊर्जा? मैं ऐसे हो गया, ऐसे। पंखा ऊंचाई के कारण, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तो पोजीशन के कारण जो ऊर्जा होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोजीशन के कारण ऊर्जा क्या कहलाती है भाई? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इसका आंसर स्थितिज ऊर्जा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। गति के कारण ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। धरती में गर्मी के कारण ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। मैग्नेट में मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल था बालकों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, पौधों में फ्लोएम उत्तक का क्या कार्य होता है? आपने बालकों पौधे देखे होंगे, पौधों का ये तना, इस तने को ऐसे अपन कट करें आलू की तरह, चिप्स की तरह, तो ऐसा गोल चित्र दिखेगा। तने में दो तरह के उत्तक होते हैं, कंडक्टिव टिश्यू सॉरी। उत्तक का मतलब कोशिकाओं का समूह। जो बीच वाला उत्तक होता है उसको तो बोलते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं? जाइलम। इसका काम, जाइलम का काम, जिसको हिंदी में बोलते हैं दारू उत्तक। दारू उत्तक का काम होता है रूट से लेकर पत्तियों तक, लीव्स तक, जड़ों से पत्तियों तक जल का संवहन करना। बोलो किसका? जल का। और जो परिधि की तरफ जो उत्तक होता है इसको फ्लोएम कहते हैं। इसको हिंदी में ये भी कहते हैं पोषण का वहन करने वाला उत्तक। पोषण का वहन करने वाला तो पोषवाह उत्तक, पोषवाह उत्तक होता है, या इंग्लिश में फ्लोएम बोलते हैं सिंपल। तो इसका काम होता है पत्तियों में जो भोजन निर्मित है उसको पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, जड़ सभी जगह।
तो पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में भोजन का परिवहन, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, बाकी एक भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बालकों, केमिस्ट्री में वह कौन सी वस्तु है जिसे छोटी सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता है तथा एक ही प्रकार के अणुकणों से बनी होती है। एक्चुअल में इस संसार में जो भी स्थान घेरता है जिसमें भार होता है उसको बोलते हैं पदार्थ। हम सब पदार्थ है। पदार्थ मैटर जो है दो प्रकार का होता है, लिविंग, नॉन लिविंग, जीवित और पेड़ पौधे जीव जंतु जीवित है। बाकी ये संगमरमर, एसी, पंखा, ये सब जल, मृदा, वायु, ये सब पदार्थ जो है नॉन लिविंग है, निर्जीव पदार्थ। अब पदार्थ कोई भी हो, पदार्थ में परमाणु पड़ेंगे अपन, अगर एक ही प्रकार के परमाणु हैं सारे, जैसे ऑक्सीजन, सारे परमाणु ऑक्सीजन के, एक ही प्रकार के परमाणु से निर्मित पदार्थ तत्व कहलाते हैं, एलिमेंट। और दो प्रकार के परमाणु होंगे जैसे CO2 में कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। जल की बात करें तो जल का सूत्र H2O आप जानते हो, पानी का सूत्र ही जानते हो आप ले देकर, इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो दो प्रकार के जो परमाणु होंगे उनको तो बोलेंगे कंपाउंड। कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं यौगिक। दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु योग करके जो चीज बनती है ना, योग, उनको यौगिक कहते हैं, यौगिक। और एक ही प्रकार के परमाणु से निर्मित जिनको अन्य तत्वों में, अब सोना है तो सोना ही रहेगा शुद्ध, चाहे पीटो चाहे खींचो, सोना ही रहेगा। तो जिसे अन्य भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाता है भाई? तत्व। गैस तो एक अवस्था होती है, मिश्रण में कई चीज़ें हो सकती है, नमक, चीनी, सबका मिश्रण कर दो, रेत का मिश्रण में तो कई सारी चीज़ें होती है। मिश्रण में तत्व और यौगिक होते हैं। यौगिक में एक से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं, तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणु पढ़ूंगा तो बताऊंगा, जैसे हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन ही है। अगर नमक की बात करें NaCl, तो इसमें सोडियम भी है और क्लोरीन भी है, तो नमक एक यौगिक है। यौगिकों के सूत्र होते हैं, तत्व के होते हैं प्रतीक, जैसे कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऐसे। तो ये अपन पढ़ेंगे तब और क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अभी फ़िलहाल इस 15 मिनट के वीडियो में ये देखना है कि साइंस के क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं और कैसे आ सकते हैं, और बाकी साइंस के सारे क्वेश्चन तो आप पूरा पढ़ोगे तभी सही कर पाओगे। तो ये करंट का क्वेश्चन था, उस समय 2013 में ये शुरू हुआ था। 1 जुलाई 2013 को मिशन हुआ था, जिसके तहत इसरो ने 7 उपग्रह अंतरिक्ष में 36,000 ऊंचाई की पर छोड़े। ये मैं RS में पूरा डिटेल से पढ़ाता हूँ। IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जिसके तहत 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर 7 उपग्रह छोड़े इसरो ने 2013 से 2016 के बीच में, जिससे अपने को जो अपन कहीं भी जाते हैं GPS लगाते हैं मोबाइल में, कहाँ जाना है तो बताता रहता है, 15 मीटर बाद दाएं मुड़ना, फिर बाएं मुड़ना, बोलता रहता है। आपने यूज़ किया होगा GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। कहीं भी जाना हो तो पोजिशनिंग के लिए, तो ये सैटेलाइट का सिस्टम है जो अंतरिक्ष में इसरो ने, अपने भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है, इसरो ने 7 उपग्रह का समूह छोड़ा। तो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ये अपना O1 GPS है भारत का। एक्चुअल में ये रीजनल है, भारत के सीमा रेखा के 1500 किलोमीटर के दायरे में नेविगेशन सेवाएं, नौवहन सेवाएं प्रदान करता है। जो इधर उधर बताते हैं वही नौवहन सेवाएं हैं। तो इसका आंसर हो गया इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये आंसर, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बालकों, लास्ट क्वेश्चन, कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं वो सब पहले परमाणु पढ़ेंगे, फिर संयोजकता पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। एकदम से कुछ भी समझ में नहीं आता है। BSc करने में 2 दिन लगते हैं, 4 दिन, कई सारे दिन लगते हैं। तो पहले 12th तक पढ़ो, फिर BSc करो, फिर MSc करो, तब जाके ये सूत्र बनाना सीखोगे। लेकिन मैं फिलहाल अभी थोड़ा आइडिया देता हूँ। सपोज एक धनायन है A+2 और ऋणायन है B-3, तो ये वाली संयोजकता इधर आएगी, ये वाली इधर आएगी, तो सूत्र बनेगा A3B2, ऐसा सूत्र बनता है। अगर आपको सारे चीज़ याद हो, कैल्शियम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, +2 संयोजकता होती है इसकी, और क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है, तो -1 रहता है। तो ये 1 का मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, तो ये सूत्र हो गया कैल्शियम क्लोराइड। ऐसे सूत्र बनते हैं। जैसे Na पर +1 होता है, प्लस केवल 1 लिखता ही नहीं है, और OH -1, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो सूत्र हो गया NaOH
इस तरह से सूत्र बनते हैं मान लो, ये तो क्लास में पढ़ोगे तब पता चलेगा। एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज होता है और क्लोरीन पर -1, तो ये -1 इधर आएगा, ये है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, फॉस्फेट पर -3 चार्ज होता है फॉस्फेट पर, तो ये 2 इधर आएगा और 3 इधर आएगा। अब 2 इधर यहाँ डायरेक्ट कर देंगे तो 42 हो जाएंगे, इसलिए ऐसे लिखते हैं कैल्शियम कोष्टक करते हैं कैल्शियम 3 और ये फॉस्फेट के 2 बाहर करते हैं, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र होता है। कैल्शियम फॉस्फेट हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सूत्र कैसे बनते हैं ये अपन क्लास में पढ़ेंगे, अभी 15 मिनट की वीडियो में आपको ये समझ में नहीं आ सकता। आप सोचोगे एक दिन में बच्चा पैदा हो जाए, बच्चा पैदा एक दिन में नहीं होता है, लेकिन 15 दिन में नहीं होता। बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगते हैं। तो ये साइंस के सूत्र सीखने में आपको कम से कम टीचर से 100 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो इसी के साथ आगे और हाजिर होऊंगा आपको विज्ञान पढ़ाने के लिए। मेरा नाम मांगीलाल चौधरी है, पहले ही बता दिया। इसको सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू बच्चों।